Now we will discuss about the surface tension. तो सरफेस टेंशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोएसिव फोर्स के बारे में. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस. तो जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज द कोएसिव फोर्स. करेक्ट. एडेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. करेक्ट. सो जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज द एडेसिव फोर्स. तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे लेट सपोज हमारे पास में एक ग्लास वाटर है. करेक्ट. एक ग्लास वाटर है. ऑल राइट. सो जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा वो, क्योंकि ये हमारा लगेगा डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, तो जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा दैट इज नॉट एज द कोएसिव फोर्स. और जो एडेसिव फोर्स होता है वो लगता है डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में. मींस ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा दिस इज द एडेसिव फोर्स. तो ये एडेसिव हो जाएगा ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वो हमारा कोएसिव फोर्स होगा. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट है सरफेस टेंशन. सो क्या डेफिनेशन है? सिंपल सी डेफिनेशन है. टेंशन फोर्स जनरेटेड इन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन फोर्स. जो लिक्विड की सरफेस है उस पर जो टेंशन जनरेट हो रहा है उसी टेंशन को हमने सरफेस टेंशन बोला हुआ है. अब समझते हैं कि इसका रीजन क्या है. करेक्ट. तो हम लोग वाटर में बात करें, ये वाटर है. अगर वाटर में बात करें, जो अपर साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, क्योंकि जो अंदर वाले हैं उनके तो चारों तरफ मॉलिक्यूल है. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चारों तरफ है. तो सभी डायरेक्शन से बराबर फोर्स लग रहा होगा, तो इस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा. तो वो अनइक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. करेक्ट. तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स जीरो है. लेकिन जो ऊपर वाला है उसके ऊपर क्या है? सबसे जो ऊपर वाले लेयर में जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, तो फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है, ज्यादा लग रहा है. करेक्ट. तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा. इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे. तो जो नेट फोर्स हमें देखने को मिल रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है. तो ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे यहाँ पर एक हमें फिगर भी दिख रहा है. एक रोप है, रोप से कुछ मास को हैंग किया गया है. तो इस रोप से जो मास को हैंग करेंगे तो जो जितने भी ये वेट है उसमें जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सभी पर करेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. जब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कोई रोप है उसे बांध दिया जाए, दोनों तरफ से फिक्स कर दिया जाए, और जब उसे नीचे की तरफ खींचते हैं तो जो रोप है उसमें टेंशन जनरेटेड हो जाती है. करेक्ट. इसी तरीके से ये जो लिक्विड सरफेस है, जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा तो जो सरफेस है वहां पर टेंशन जनरेट हो जाएगी, और इसे हमने सरफेस टेंशन बोला. यही सरफेस टेंशन का रीजन है. सो ड्यू टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स द टेंशन जनरेटेड इन द सरफेस एंड इट इज नोन एज द सरफेस टेंशन. मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? द फोर्स एक्टिंग ऑन द इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. सो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है, लेट सपोज ये 1 ग्लास वाटर है, ये सरफेस है उसकी. करेक्ट. तो यहाँ पर अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, करेक्ट, और इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ एल है, तो जो फोर्स लगा इमेजिनरी लाइन के तो दोनों तरफ पर यूनिट लेंथ, दैट इज व्हाट इट इज द सरफेस टेंशन. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज व्हाट इट इज द सरफेस टेंशन. सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर. सो दिस इज द यूनिट, न्यूटन पर मीटर. Now we will discuss about this question. Consider a small needle of length L placed on the surface of the liquid. Explain why the needle floats over the water surface even though the density of the needle is more than that of the liquid. तो हमें पता है अगर डेंसिटी बॉडी की ज़्यादा हो लिक्विड से, करेक्ट, तो वो उसमें सिंक करेगी. ये हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन में भी पढ़ा था. करेक्ट. अगर कोई एक बॉडी है उसे लिक्विड में डिप किया जाए और उस बॉडी की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी. करेक्ट. बट यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है. अगर एक निडल की बात करें तो वो स्टील की बनी होगी. करेक्ट. और उसकी डेंसिटी लिक्विड की से ज़्यादा होगी वाटर में अगर उसे डिप कर रहे हैं तो. बट फिर भी वो फ्लोट कर रही है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन है ऐसा क्यों हो रहा है. तो लेट सपोज ये लिक्विड की सरफेस हो गई एंड इस सरफेस पर हमने निडल को रखा हुआ है.
ये रही निडल। अब अगर इसे साइड में से देखते हैं तो क्या दिखाई देगा? साइड में से दिखाई देगा हमको कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी निडल यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स इस पर लगेगा, टी एंड टी, और ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, करेक्ट। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये भी टी कॉस थीटा, करेक्ट। तो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, और ये होगा टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एम जे। तो ये होगा 2t cos थीटा, और यहाँ पर क्योंकि t तो सरफेस टेंशन है, और निडल जो है लेट्स सपोज उसकी लेंथ l है, तो यहाँ पर हम l से भी मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा इंटू एल, ये हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स, और ये वेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वही इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, इसी की वजह से फ्लोट कर रही है, करेक्ट। और जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू भी 2t cos थीटा इंटू एल। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। कौन कौन से फैक्टर सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं? तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम होगी। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगी। दूसरा, इंप्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंप्योरिटीज दो टाइप की हैं, सोल्यूबल इंप्योरिटीज एंड इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज। सोल्यूबल इंप्योरिटीज में जैसे कि नमक हो गया NaCl, अगर आप उसे मिक्स करते हो तो क्या होगा, उससे सोल्यूबल इंप्योरिटीज को मिक्स करने से जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ेगी। वही बात करें इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज, करेक्ट, लाइक कैरोसिन, अगर आप वाटर के ऊपर कैरोसिन डाल दोगे तो फिर क्या होगा, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो अगर सोल्यूबल इंप्योरिटीज को मिक्स करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी, और इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज को करेंगे तो सरफेस टेंशन कम होगी, जैसे कैरोसिन, करेक्ट। तो जो मच्छर होते हैं बारिश के टाइम में वाटर पे बैठ जाते हैं, वो किस लिए बैठ पाते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। लेकिन अगर आप उधर कैरोसिन डाल दोगे तो कैरोसिन की वजह से सरफेस टेंशन कम होगी, अब मच्छर उसमें बैठ नहीं पाएंगे, वो वहां पर डूब जाएंगे, करेक्ट। तो अगर आप कैरोसिन डालोगे तो उससे क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगा। Now we will discuss about the surface energy. Surface energy is the excess energy present at the interface between the material surface and its surrounding compared to the energy of the material bulk. अगर हम एक कंटेनर लें और उसमें फ्लूइड फिल कर दें, तो जो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, वो अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो अंदर की साइड प्रेजेंट है वो इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि उनके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो सभी जगह से, सभी डायरेक्शन से वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे होंगे। तो जो अंदर वाला रहेगा उस पर नेट फोर्स तो जीरो लगेगा, करेक्ट। बट जो अपर सरफेस वाले हैं उनके ऊपर तो एयर है, तो उन पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, करेक्ट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सभी पर। तो जो अपर सरफेस है, जो मॉलिक्यूल है आपस में बॉन्डेड भी है, करेक्ट। तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसे हम सरफेस टेंशन बोला था। और ये अनइक्विलिब्रियम में होने की वजह से यहाँ पर जो अपर सरफेस है वहां पर कुछ एनर्जी भी होगी, करेक्ट, जिसे हमने सरफेस एनर्जी बोला हुआ है। This excess energy arises because atom at the surface have the fewer neighboring atom to bond with compared to those in the bulk, leading to the unbalanced or unbroken bonds. The surface energy is the work done per unit area of the liquid surface. तो अगर हमें कोई भी सरफेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, करेक्ट। और जो भी हम वर्क कर रहे हैं वही जो सरफेस पर उसकी सरफेस एनर्जी होगी उसके इक्वल होगी। तो सरफेस एनर्जी को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया। लेट्स सपोज हमने ए एरिया क्रिएट किया तो उसके लिए जो वर्क किया दैट इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी, करेक्ट। सरफेस टेंशन को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, करेक्ट। तो इसको भी देखते हैं कैसे हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एरिया में। सो लेट्स सी इट एवरीवन। हम लोग एक रेक्टेंगुलर, करेक्ट,
एक रेक्टेंगुलर शेप में एक कुछ ले लेते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर एक रेलिंग लगा लेते हैं। ये जो रेलिंग है वो लेट सपोज यहाँ पर लगी हुई है स्टार्टिंग में। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, इसे स्लाइड करवाना है। तो सबसे पहले आपको ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक रेलिंग भी लगी है जिस पे आप इसे स्लाइड कर सकते हो। करेक्ट। सो सबसे पहले आपको इसे डिप करना है सोप सॉल्यूशन के अंदर। जैसे आप सोप सॉल्यूशन के अंदर से डिप करोगे तो यहाँ पर एक थिन फिल्म जनरेट हो जाएगी। ऑलराइट, तो आपको इस टाइप का एक शेप में ऑब्जेक्ट लेना है। करेक्ट, और ये जो रेलिंग है वो स्लाइड कर सकती है इसके ऊपर। आपको सोप सॉल्यूशन में से डिप करना है, और जैसे आप डिप करोगे यहाँ पर एक थिन फिल्म जनरेट होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फोर्स भी अप्लाई करना है। आप इधर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये फोर्स उतना ही होना चाहिए जितना सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि इसके अपोजिट एक्स में सरफेस टेंशन फोर्स भी लगेगा। करेक्ट, तो आपको इसे बहुत ही स्लोली स्लोली मूव करवाना है। तो जो भी आप वर्क करोगे वो सीधा सीधा सरफेस में ऐड होना चाहिए। मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमें जीरो रखनी है, तो जो भी हम वर्क करेंगे वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ऐसा तभी होगा जब आप इसे स्लोली स्लोली मूव करवाओगे। मतलब यहाँ पर एसिलेशन हमें जीरो रखना है, उसके लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जितना सरफेस टेंशन फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स भी होना चाहिए, तभी हमारा नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। करेक्ट, तो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर वर्क करेगा और वो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और इसे स्लोली स्लोली मूव करवाएंगे ताकि जितना भी ये वर्क करता है एक्सटर्नल एजेंट वो सारा का सारा सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इसको हम स्लाइड करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके चलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ पे स्लाइड करके चलते हैं हम लोग। करेक्ट, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेकर गए और इस पर अभी भी नेट फोर्स जीरो लग रहा है। करेक्ट, क्योंकि हमने जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उतना ही हमारा सरफेस टेंशन फोर्स भी है। तो आपने जो भी वर्क किया उसकी वजह से जो न्यू थिन फिल्म जनरेट हुई है उसे मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ या रेड कलर से कर देता हूँ। तो इतना हमने न्यू फिल्म जनरेट की है। करेक्ट, तो यहाँ पर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट सरफेस टेंशन के बराबर है। और सरफेस टेंशन फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर ऊपर वाली सरफेस भी और नीचे वाली भी सरफेस भी है। करेक्ट, तो सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा, नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टी इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ करेंगे तो सरफेस टेंशन फोर्स आ जाएगा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि दो सरफेसेस है यहाँ पर, ऊपर और नीचे, तो ऊपर नीचे दोनों लगे, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा टू टी एल। और लेट सपोज ये जो लेंथ है इसकी रेलिंग की, जैसे हम स्लाइड करवा रहे हैं इसके ऊपर, वो है एल। तो टू टी एल हम लोग लिख लेंगे। लेट सपोज हमने जो डिस्प्लेसमेंट इसको दिया है वो है एक्स यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर एक्स। करेक्ट, तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ टी, इट इज इक्वल टू टू टी एल। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द सरफेस टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हो आप। तो सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज टू टी एल इंटू एक्स। करेक्ट, ये टू टी एल एक्स हो जाएगा। तो ये वर्क डन है जो कि एक्सटर्नल एजेंट ने किया हुआ है यहाँ पर। अब उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम सरफेस एरिया देखें जो उसने क्रिएट किया है, इस फोर्स को लगा करके जो सरफेस एरिया क्रिएट किया है उसे क्या लिखा जा सकता है। देखो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाली सरफेस, दो सरफेसेस उसने क्रिएट किए, तो जो टोटल एरिया इसने क्रिएट किया उसे मैं अगर डेल ए लिखूं तो वो हो जाएगा मेरा कितना, डेल ए इज इक्वल टू टू एल एक्स। ये क्लियर हो रहा है, ये वो एरिया जो इसने क्रिएट किया है।
सो 2Lx को मैं डेल ए लिख देता हूं, तो यहाँ पर हो जाए टी डेल ए इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, surface tension is equal to work done by the external agent divided by surface area, करेक्ट। यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिल गई, करेक्ट। द सरफेस टेंशन लिक्विड इज द चेंज इन सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इसमें जो भी वर्क किया है वही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है यहाँ पर सरफेस के ऊपर, करेक्ट। सो इट इज इक्वल टू टी इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन सरफेस एरिया। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखते हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular film of liquid is extended from 4 centimeter into 2 centimeter to 5 centimeter into 4 centimeter. If the work done is 3 into 10 is to minus 4 joule, determine the value of the surface tension of the liquid. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सो लेट्स सी हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। So we know that T equal to what? It is the work done by the external agent divided by del A। ये रिलेशन अभी अभी हमने निकाली है ना। सो वर्क डन तो हमें गिवन है, सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है। अब इसने कितनी सरफेस क्रिएट की है और वी कैन से दैट कितनी सरफेस उसने चेंज करी है ना, वो हम निकाल लेते। तो डेल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल ए इक्वल टू हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जब रेक्टेंगुलर फिल्म जनरेट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ भी हो रही है, नीचे की तरफ भी होगी, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था। जब भी हम फिल्म बना रहे हैं तो ऊपर और नीचे दोनों का सरफेस लेना होगा, है ना। तो 2 से भी मल्टीप्लाई इसको करना होगा हमें इसको। सो यहाँ से हमें डेल ए मिल जाएगा 2AF माइनस AI। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब फाइनल एरिया कितना है, 5 into 4, करेक्ट। सो 5 into 4 कर देंगे इसको, माइनस 4 into 2 एंड सेंटीमीटर है तो इसे 10⁻⁻⁴ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो, करेक्ट। तो यहाँ से हमें चेंज इन एरिया मिल जाएगा। तो अब बस इसको हम लोग इसमें रखेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 220 माइनस 8 10⁻⁻⁴। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसको करते हैं हम लोग तो 12 into 2 24 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन एरिया। बोलो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये वो एरिया है जो उसने क्रिएट किया है, करेक्ट, चेंज किया है एरिया। सो हमारे पास ऑलरेडी ये रिलेशन है T इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय डेल ए। सो सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना था, वर्क है 3 into 10⁻⁻⁴ जूल डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया जो कि 24 into 10⁻², और यहाँ पर -4 था, ये भी -4 है, करेक्ट कर लेते हैं। ये भी 10⁻⁻⁴ और ये भी 10⁻⁻⁴। राइट, सो यहाँ पर 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दो। T इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 24। सो अगर हम 3 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे देन हाउ मच इट इज 0.125 और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर गलती कहाँ होती है कि हम लोग जो सरफेस ले लेते हैं वो सिर्फ एक ही सरफेस लेते हैं, करेक्ट। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी सरफेस क्रिएट हो रही है तो ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों को आपको लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रेक अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस r हैविंग सरफेस टेंशन T into n स्मॉलर ड्रॉप ऑफ रेडियस r is। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक बिग ड्रॉप है और उस बिग सिंगल ड्रॉप को हम ब्रेक करके छोटी छोटी ड्रॉप में ब्रेक करना चाहते हैं, करेक्ट। सो इस काम को करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन।
तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक बिग ड्रॉप ले लेते हैं और इस बिग ड्रॉप को हमें ब्रेक करना है स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स में। करेक्ट, ये टास्क है और पूछा गया कितना वर्क इसको करने में लगेगा। जो बिग ड्रॉप है उसकी रेडियस है कैपिटल आर और जो स्मॉल ड्रॉप है उसकी रेडियस है स्मॉल आर। करेक्ट, सरफेस टेंशन टी है और हमें एन ड्रॉप में इसे ब्रेक करना है। तो हमें एक चीज तो पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। करेक्ट, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इतना वर्क उसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब चेंज इन एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, जब आप बिग ड्रॉप थी और स्मॉल ड्रॉप थी तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा पहले और बाद में। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप एंड वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप कैन बी रिटन एज व्हाट। अगर मैं सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम लिखूं तो मैं लिखूँ 4/3 पाई आर क्यूब। अब एन ड्रॉप है तो एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उससे से कैंसिल आउट कर दो। नाउ वी हैव आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब। करेक्ट, ये हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगी। सो आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब। नाउ व्हाट वी कैन डू इट हियर। देखो एक रिलेशन तो हमें मिल चुकी है। सो यहां से मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये मेरे पास में हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय एन पावर 1/3। ऑलराइट, अब चेंज इन सरफेस एरिया और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है W इक्वल टू टी इंटू डेल ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल एरिया। करेक्ट, सो टी, एक ड्रॉप का सरफेस एरिया 4πr² होगा और यहाँ पर हमारे पास कितने एन ड्रॉप्स हैं। तो क्या मैं इसको लिख लूं एन 4πr² माइनस जो इनिशियल एरिया है वो है 4πr²। करेक्ट, सो अब क्या करें। देखो यहाँ पर ध्यान दो, 4π तो दोनों में ही, इसे बाहर ही ले लो अभी। ये एन है हमारे पास में, है ना। और स्मॉल आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये निकाली r/n 1/3। दिस द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। तो एक काम करते हैं हम लोग, स्मॉल आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है। अगर मैं r² की वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, r² डिवाइडेड बाय एन 2/3। स्क्वायर करके लिखना है -4πr²। अच्छा 4π को हम कॉमन ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब 4π नहीं रहेगा। सो नाउ हियर वी हैव ओनली r²। नाउ व्हाट वी कैन डू इट हियर, इससे सिंप्लीफाई करते हैं, r² को भी बाहर ले लेते हैं, 4πr²। और ये हो जाएगा हमारे पास में n पावर 1 एंड डिनोमिनेटर में n पावर 2/3। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, है ना, और इसको लिख लूं मैं n पावर 1 - 2/3 -1। करेक्ट, सो t 4πr² और ये हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1/3 -1। दिस इज द वर्क डन। सो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, t 4πr² n पावर 1/3 -1। सो अगर ऑप्शन चेक करें यहाँ पर तो करेक्ट आंसर कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, now we will discuss about the contact angle and the wettability. Wettability is the ability of the liquid to maintain contact with the solid surface. So wettability is the ability of the liquid to maintain contact with the solid surface. Correct, तो अगर जैसे हम लोग बात करें वाटर ड्रॉप को अगर ग्लास प्लेट पर डाला जाए, करेक्ट, तो इसकी जो वेटेबिलिटी है वो गुड है। करेक्ट, और इसके कांटेक्ट एंगल की बात की जाए तो कांटेक्ट एंगल यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री है। हमें कांटेक्ट एंगल लेना कौन सा है, करेक्ट, किसको कांटेक्ट एंगल लेंगे, तो यहाँ पर दो एंगल पॉसिबल है सरफेस के साथ में, आउटर वाला और ये इनर वाला। तो जहां पर बल्क प्रेजेंट है, करेक्ट, वो एंगल हमें लेना होता है। करेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा कांटेक्ट एंगल। तो अगर कांटेक्ट एंगल कम है तो वेटेबिलिटी हाई होगी। करेक्ट, नेक्स्ट है यहाँ पर वाटर ड्रॉप ऑन द सिल्वर प्लेट। अगर वाटर ड्रॉप को सिल्वर प्लेट पर डाला जाए
तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा, करेक्ट। और अगर मर्क्यूरी ड्रॉप को ग्लास प्लेट पर डाला जाए तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा यहाँ पर, करेक्ट। सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो इंडिकेट गुड वेटेबिलिटी। तो जितना कॉन्टैक्ट एंगल कम होगा उतनी वेटेबिलिटी अच्छी होगी। द लिक्विड टेंड टू स्प्रेड, करेक्ट, वो फैल जाएगा उस पर। कॉन्टैक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इंडिकेट पुअर वेटेबिलिटी, द लिक्विड टेंड टू बीड अप। Contact angle is approximately 0 degree, indicate complete wetting. The liquid form a thin film. Contact angle is approximately equal to 180 degree, that indicate near perfect non-wetting. The liquid form nearly spherical drop. Correct. तो अगर कॉन्टेक्ट एंगल 180 डिग्री के अप्रोक्स होता है तो हमें यहाँ पर एक स्फेरिकल ड्रॉप देखने को मिलेगी और ये परफेक्टली नॉन वेटिंग होगा, और अगर जीरो है तो ये परफेक्टली वेटिंग होगा, करेक्ट। तो लिक्विड फॉर्म ऑन द थिन फिल्म इसका एग्जांपल हो गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कैपिलरिटी। सो व्हाट इज द कैपिलरिटी? कैपिलरिटी रिफर टू द लिक्विड एबिलिटी टू फ्लो इन द नैरो स्पेस without external forces such as gravity. The phenomena is caused by the adhesive and the coercive forces. तो अगर हम पतली सी ट्यूब ले लें, है ना, एक पतली सी ट्यूब लो और उसे वाटर में इन कर दो, वाटर के अंदर डाल दो, तो आप देखोगे इस पतली सी ट्यूब के अंदर, नैरो ट्यूब के अंदर वाटर रेस कर जाता है। अगर ग्लास की ट्यूब में वाटर में डालते हैं तो इसमें हमें रेस देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? एडहेसिव फोर्स यहाँ पर लग रहा होता है, इसलिए वाटर रेस करता है। अगर कोर्सिव ज्यादा होगा तो फॉल भी कर जाएगा, करेक्ट। तो अगर नैरो ट्यूब देखेंगे इसमें तो वॉल जो वाटर है वो रेस कर रहा है, एंड इट इज हैपनिंग ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स, करेक्ट। ये एडहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे कि ग्रेविटी वगैरह, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लगा है, ये सिर्फ एडहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है, यहाँ पर वाटर रिजर्व कर रहा है। तो इसी एक्शन को हमने कैपिलरिटी एक्शन बोला हुआ है। इसके लिए जो साइज होना चाहिए ट्यूब का वो बहुत ही पतला होना चाहिए, तभी ये एक्शन हमें देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। तो हमने एक ट्यूब ली, उसे वाटर में इन किया, उसमें वाटर रेस किया, तो हमें ये वाटर जो रेस किया उसकी हाइट बतानी है कितनी होगी, ये काम हमें यहाँ पर करना है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो, अगर हम इसको जब इन करेंगे ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर, तो यहाँ पर अपर सरफेस पे कर्वेचर हमें देखने को मिलता है, एक छोटा सा कर्वेचर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, करेक्ट। और ये हो रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जो आउटर साइड में और इनर साइड में अलग अलग होगा। और यहाँ पर लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स, करेक्ट। ये हमारा सरफेस टेंशन फोर्स, ये एंगल है थीटा। ये सरफेस टेंशन फोर्स ही इसे रेज अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, करेक्ट। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे हमने इसको इन किया है, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, और इसके अंदर लिक्विड है, और इस लिक्विड के अंदर एक ट्यूब को डाल देते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा और ये लिक्विड रेज अप करेगा। प्रेशर डिफरेंस है तो यहाँ पर कर्वेचर देखने को भी मिलेगा हमको, करेक्ट। और लेट सपोज ये हाइट है हमारी h, यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वाटर रेज हुआ है, तो सरफेस टेंशन फोर्स होगा T यहाँ पर, और ये है हमारा कॉन्टेक्ट एंगल, करेक्ट। ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। अब ये जो फोर्स लग रहा है पूरी सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा, करेक्ट। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। यहाँ पर जो ट्यूब की रेडियस है वो हमारी क्या है, वो हमने ली है यहाँ पर कैपिटल R, ट्यूब की रेडियस। तो ये वाटर ऊपर की तरफ रेज अप कर रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। जब तक सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा रहेगा तब तक ये रेज अप करता रहेगा। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो ये जो वेट ऑफ लिक्विड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी बढ़ता जाएगा उसका वेट। एक टाइम ऐसा आएगा जो वेट नीचे की तरफ है लिक्विड का और ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अब ये रेज अप नहीं करेगा और ये रुक जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम ऊपर लगने वाले सरफेस टेंशन फोर्स को और इसके वेट को इक्वेट कर सकते हैं। तो जो ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स है वो कितना लगेगा, ये टी है। अगर टी का कंपोनेंट किया जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा हमारा वो होगा टी कॉस थीटा, करेक्ट।
टी कॉस थीटा, और ये टी कॉस थीटा पूरी सरकमफेरेंस पे लग रहा है। तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा ऊपर की तरफ लग रहा है उसे मैं लिख सकता हूँ 2πr, और इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर लिया, तो 2πr टी कॉस थीटा, और ये वेट के इक्वल होगा तो इसे mg के इक्वल हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है हमको। अब लेट्स सपोज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो है यहाँ पर। तो अगर मुझे मास निकालना, मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, जो वाटर ऊपर गया है उसी का वॉल्यूम लेना है, और वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर और हाइट h। तो पाई आर स्क्वायर h करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा हमको, ये वॉल्यूम। करेक्ट। तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg और ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई रो पाई आर स्क्वायर h इंटू जी, और यहाँ पर हमारे पास में 2πr टी कॉस थीटा। देन उसके बाद में क्या कर सकते हैं, r से r को कैंसिल आउट कर दो। करेक्ट, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दो, एंड व्हाट वी वांट हियर, वी वांट कैपिलरी रेस। सो h इक्वल टू बन जाएगा 2t cos थीटा बाय h हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। करेक्ट, तो एक r और बचा, तो ये रो जी आर, ये हो गया कैपिलरी रेस का फॉर्मूला, 2t cos थीटा बाय रो जी आर। अब एक कैपिलरी रेज आ गया हमारा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करें, इसमें कैपिलरी रेज आ गया, कैपिलरी रेज तो हमें पता चल गया कितना हाइट तक वाटर रेज करेगा। करेक्ट, अब इसमें एक काम और करते हैं हम लोग, एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ये जो कर्वेचर बन रहा है ना, और ये जो ट्यूब है उसके बीच में। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कर्वेचर बना कुछ इस टाइप से लिक्विड सरफेस पर। ठीक है, इस कर्वेचर का कुछ सेंटर भी होगा, इसका सेंटर है लेट्स सपोज ये। तो ये हो गई हमारी स्मॉल आर, और जो ट्यूब की रेडियस है वो कैपिटल आर, ये कॉन्टेक्ट एंगल थीटा। करेक्ट, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू, करेक्ट, कॉस थीटा इक्वल टू आर बाय आर। आर हमारी कैपिलरी रेडियस हो गई, और ये स्मॉल आर हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। करेक्ट, कर्व का रेडियस। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं आर की, सो आर की वैल्यू क्या रख सकता हूँ यहाँ से, आर कॉस थीटा। ये वैल्यू रखेंगे इसमें तो एच इक्वल टू मिलेगा हमें 2t cos थीटा, ये हो गया था रो जी, और आर की जगह पर मैं लिखता हूँ स्मॉल आर कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो एच इक्वल टू मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 2t बाय रो जी आर। तो कभी कभी हमें क्या होता है, इसमें जो कर्वेचर है उसकी रेडियस दी होती है, जिसे हम मिनिस्कस रेडियस के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट, तो आपको मिनिस्कस रेडियस दी हुई है तो आप मिनिस्कस रेडियस रखेंगे, जो कि हमने स्मॉल आर लिया है। अगर ट्यूब की रेडियस दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, फर्स्ट वाला, और मिनिस्कस रेडियस की है तो सेकंड वाला। और ये हमारे पास रिलेशन हो गई मिनिस्कस रेडियस एंड ये जो कैपिलरी है उसकी रेडियस के बीच में। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी सम न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. So when the capillary tube is dipped in the water, water raises 0.015 meter in it. If the surface tension of the water is 75 into 10 to the minus 3 Newton per meter and the contact angle is 0 degree, then the radius of the capillary is what? तो इस क्वेश्चन में radius of the capillary पूछ रहा है कि क्या होनी चाहिए। तो कैपिलरी रेस का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, H इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो जी आर होता है, जहां पर आर हमारी रेडियस ऑफ द ट्यूब है। तो हमारे पास में इसमें वाटर रेजिस मतलब एच हमें गिवन है, सरफेस टेंशन भी हमें गिवन है, इसमें कांटेक्ट एंगल भी गिवन है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और रेडियस ऑफ द कैपिलरी हमें फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। तो आर इक्वल टू हमारे पास में 2t cos 0 डिवाइडेड बाय रो जी एच हो जाएगा। सारी वैल्यू हमें गिवन है, सब पुट करेंगे। वाटर है तो हम लोग रो की वैल्यू 1000 रख देंगे,
and if you will calculate then we will get radius of the tube, radius of the capillary. करेक्ट, हमें पता चल जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if all the sur if all the glass capillary have same internal radius, then in which of the capillary water will raise to the more height? करेक्ट। तो किस कैपिलरी में जो वाटर रेस करेगा वो ज्यादा हाइट तक करेगा, मोर हाइट तक करेगा। तो अगर हम लोग दोबारा से बात करें, अभी अभी हमने कैपिलरी रेस के फॉर्मूले की बात की थी, करेक्ट, उसी का यहाँ पर दोबारा से यूज करना है। तो हमें पता है कैपिलरी रेस एच इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर होता है, वेयर आर इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। तो उसने बोला सेम इंटरनल रेडियस है, करेक्ट, और किस में ज्यादा हाइट तक जाएगा ये हमें बताना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, रेडियस सेम है, कैपिलरी रेस डिपेंड करता है रेडियस पर, डेंसिटी पर, जी पर। तो रो जी आर ये तीनों के लिए बराबर होगी, करेक्ट। सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है और ग्लास के बीच में लगेगी तो वो भी सेम होगी। और बात करें cos थीटा की, ये कॉन्टेक्ट एंगल है, ये भी हमारा डिपेंड करता है कि दो सरफेसेस कौन सी कॉन्टेक्ट में है ना। जैसे वाटर और ग्लास हो गई तो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ग्लास ट्यूब है और वाटर है, तो तीनों के कॉन्टेक्ट एंगल भी सेम होंगे, मतलब टी भी सेम, cos थीटा भी सेम, वो भी सेम, जी भी सेम, आर भी सेम। तो सब कुछ सेम है, तो कैपिलरी हाइट जो वाटर रेस होगा वो तीनों में ही इक्वल होगा यहाँ पर, करेक्ट। तो तीनों में जो वाटर रेस करेगा वो इक्वल हाइट तक होगा। इसका आंसर होगा सेम, सेम हाइट, करेक्ट। तो सेम हाइट तक वाटर रेस यहाँ पर करेगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी।